SQLite डेटाबेस। सही है। अच्छा, इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या है? सबसे पहले ये है कि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स डेटाबेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई। ओपन सोर्स पहला फीचर इसका ये है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो फीचर्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, वो फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। रिलेशनल डेटाबेस ऐसे डेटाबेस को कहते हैं जिसके अंदर हमारा जो बेसिक कंटेनर होता है वो टेबल होता है, जिसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डाटा स्टोर होता है, वो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। जैसे आप अगर फायरबेस पे काम करें तो फायरबेस रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच। अच्छा, इसी तरह से स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेस के जो फीचर होते हैं वो ये प्रोवाइड करता है, जिस तरह से हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ क्यूरी कर रहे होते हैं, इसी तरह से डाटा को फेच करने के लिए हम SQLite के साथ जब कनेक्टिविटी करते हैं तो हम लोग क्यूरी कर सकते हैं। जैसे हम लिखते थे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी होती थी, अपडेट की क्यूरी होती थी, DDL DML डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, और कंट्रोल लैंग्वेज। ओपन सोर्स है, रिलेशनल डेटाबेस के जो फीचर्स हैं उसको ये सपोर्ट करता है। अच्छा, कैसे यूज़ करते हैं? एक क्लास होती है SQLite हेल्पर, SQLite हेल्पर क्लास होती है, SQLite हेल्पर। हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को इनहेरिट कर देते हैं SQLite हेल्पर क्लास। तो ये एक क्लास है जो कि हमें ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है डाटा से कनेक्टिविटी का, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, डेफिनेटली डेमो पर जाएंगे तो हम लोग SQLite हेल्पर क्लास को यूज़ करेंगे और एक क्लास बनाएंगे हेल्पर के लिए, SQLite ओपन हेल्पर है, SQLite ओपन हेल्पर, वो भी कैपिटल। तो अपनी किसी क्लास को हम इनहेरिट कर लेंगे SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से। तो जब इनहेरिट करेंगे तो इसके जो कॉल बैक मेथड्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, इसके जो मेथड्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ऑन क्रिएट का मेथड होता है एक्टिविटी के अंदर, जैसे ऑन क्रिएट का मेथड होता है तो इसके पास ऑन क्रिएट डेटाबेस का मेथड होगा, ऑन अपडेट का मेथड होगा, XYZ, ठीक है। उसको हम लोग इनहेरिट कर लेंगे, इस क्लास को इनहेरिट करेंगे और इसके मेथड्स की हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे कि जब डेटाबेस क्रिएट हो तब क्या हो, जब डेटाबेस अपडेट हो तब क्या हो, जब इंसर्ट हो उसका हम लोग हेल्पर मेथड्स बना लेंगे। सही है? तो ये बहुत काम आने वाली क्लास है, इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो आगे कोड पे जाते हैं फिर हम लोग। आप देखेंगे कि आपकी जो लोकल डिवाइस होती है, लोकल डिवाइस के ऊपर एक डेटाबेस के जो हम फाइल बनाएंगे उस नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी और सारा डाटा वहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। इसको मैं सेव करूँ और इसके अंदर बाद में कोड पेस्ट करके फाइल को भी मैं अपलोड करूँ। लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ तक आज हम लोग जाते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और फाइल, अच्छा, स्क्रीन शेयर, और ये SQL स्टूडियो पर आ गए, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो पर आ गए, और न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया जी। कोई क्यूरी है क्या? एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, नेक्स्ट पे गए और एप्लीकेशन का नेम रख लेते हैं SQLite क्लास डेमो, ठीक है।
इन क्लास डेमो, सही है, SQLite इन क्लास डेमो, ये हमने प्रोजेक्ट का नेम रख लिया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग छोड़ दी, इसको फिनिश कर दिया। एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट लोड हो जाता है तो दो फाइल्स यहाँ पे शो होती हैं, एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। जावा की फाइल होती है और उसकी लेआउट फाइल होती है। तो ये तो वही कोड है जो कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म हम लोग बना लेते हैं डेमो के लिए। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे हम लोग लीनियर लेआउट ले लेते हैं। और ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू की जगह पे हम लोग एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, एडिट टेक्स्ट। और मैं इसका प्रीव्यू भी ओपन कर देता हूँ, Alt+1, इसका प्रीव्यू ओपन हो गया ताकि जो काम कर रहे हैं हमें साथ साथ नज़र आता रहे। इसको मैं विंडो को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो लेआउट विड्थ इज इक्वल टू सॉरी मैच पेरेंट, और लेआउट हाइट इज इक्वल टू रैप कंटेंट, और टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर नेम। अच्छा, अब देखें जैसे ही मैं दूसरा यहाँ पे एडिट टेक्स्ट दूसरा एलिमेंट ऐड करूँगा ये एरर देगा। एरर इस वजह से देगा कि हमने कोई ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं की। ओरिएंटेशन में बाद में डिफाइन करते हैं। एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट ऐड कर दिया और इसकी लेआउट विड्थ हमने कर दी मैच पेरेंट और हाइट कर दी रैप कंटेंट, ठीक है। अब लीनियर लेआउट एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? एरर ये दे रहा है कि ओरिएंटेशन नो ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड। ओरिएंटेशन स्पेसिफाई नहीं की तो ओरिएंटेशन बता देते हैं। ओरिएंटेशन हम इसकी कर देते हैं वर्टिकल, सही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, एक ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा कोड कर चुके हैं, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, मैंने तो किया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं और लीनियर लेआउट के अंदर तो हम लोग ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेट यू स्टैक बने, स्ट्रेट एलिमेंट्स का स्टैक बन जाए किस्म का, यानी कि स्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर नीचे एलिमेंट्स आ जाएं, तो हम लोग ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूँ हॉरिजेंटल वे के अंदर एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, तो हम ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल कर देते हैं। ले आउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। सेंटर में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये विड्थ जो है हमने मैच पेरेंट की हुई है। इसको आप रैप कंटेंट कर दें, ये देखिए बीच में आ गया, सही है। तो ओरिएंटेशन तो बता देती है कि आपने एलिमेंट्स को वर्टिकली अलाइन करना है या हॉरिजेंटल अलाइन करना है, लेकिन जब इनको मूव करना होता है राइट लेफ्ट पे तो आप इसके लिए ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक मैंने आपको पॉइंट बताया है, मे भी कहीं पर आपके काम है, सही है। हमारा भी ये मकसद नहीं है, इसको यूज़ करने का कोई भी मकसद नहीं। एडिट टेक्स्ट हो गया और नेम, और उसके बाद हम सेकंड में कह देते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर एज। नेम हो गया, एज हो गया, सही है। दो चीज़ें काफ़ी हैं। और उसके बाद एक बटन ले लेते हैं हम लोग, बटन। अच्छा, बी कैपिटल होता है ना, इस वजह से बटन। और इसकी जो लेआउट विड्थ थी इसको हमने मैच पेरेंट कर दिया, हाइट को रैप कंटेंट कर दिया, और इसका टेक्स्ट सेट कर देते हैं। टेक्स्ट को कह दिया एंटर, यहाँ सेव कर देते हैं, सेव, ठीक है। और ये यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। और अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन के सेंटर में ले आऊँ। लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर में नहीं आएगा। सेंटर में इस वजह से नहीं आएगा कि लेआउट विड्थ को और लेआउट हाइट को हमने मैच पे रख दिया। तो इसको हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। और मार्जिन भी सेट कर देते हैं। लेआउट मार्जिन हम लोग कर देते हैं 10 dp। सही। तो ये लेआउट हमारी ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गई। अच्छा, इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी होती है, बहुत कुछ है एंड्रॉयड के अंदर। तो अगर आप डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना चाहें तो डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत कुछ है। सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जो डिज़ाइनिंग की टीम होती है बिल्कुल अलग होती है। यूएक्स या यूआई डिज़ाइनर जो होते हैं वो बिल्कुल उनका अलहदा से टास्क होता है। वो सिर्फ लेआउट्स बता रहे होते हैं, किस तरह से डिज़ाइन होगी, वायर फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, वायर फ्रेम बना रहे होते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर कितनी स्क्रीन होंगी, हर स्क्रीन के अंदर कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनका काम होता है। पूरी एक अलहदा से फील्ड है। और वायर फ्रेमिंग के अलहदा से बहुत सारे टूल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रही होती हैं। बहुत सारे कमर्शियल टूल्स हैं जो कि हम लोग खरीदना चाहें तो बहुत एक्सपेंसिव। अच्छा, उसके बाद ये बैक एंड पे हम लोग कोड पे आ जाते हैं। कोड पे क्या है, इन चीज़ों को रिट्रीव कर लेते हैं हम लोग। रिट्रीव करने से पहले आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि हमने डिफाइन नहीं की। एडिट टेक्स्ट की आईडी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह से सेकंड एडिट टेक्स्ट है, इसकी हम लोग आईडी डिफाइन कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर एज। इसी तरह से ये बटन है, इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। बटन अंडरस्कोर सेव, सेव का बटन ये। जावा की फाइल में गए, सबसे पहले इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। एक है, दो एडिट टेक्स्ट हैं, दो एडिट टेक्स्ट हैं। एक है एडिट टेक्स्ट नेम का और दूसरा एडिट टेक्स्ट एज का और एक हमारे पास बटन था और बटन का नेम था यहाँ पे बिगिनिंग बटन और बटन का नेम था सेव। इनको रिट्रीव कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और r डॉट id डॉट एडिट टेक्स्ट नेम। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट एज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और r डॉट id डॉट एज एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर एज। इसको रिट्रीव कर लिया। उसके बाद बटन, बटन सेव इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और r डॉट id डॉट बटन सेव। तीनों के ऑब्जेक्ट्स हमने रिट्रीव कर लिए। सही है। अच्छा, वैलिडेशन अप्लाई करना चाहें आप लोग वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैलिडेशन अप्लाई करके दिखाई थी कैसे वैलिडेशन यूज़ करते हैं। इसके मैं SQL लाइट के कोड के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, SQL लाइट को यूज़ करने के लिए ना हम एक हेल्पर क्लास बना लेते हैं, एक अलग से क्लास ऐड कर देते हैं एज अ हेल्पर क्लास।
उस हेल्पर क्लास को फिर हम लोग यूज़ करते हैं। नाम ही हेल्पर क्लास है, तो बेसिकली डेटाबेस के जो टास्क होते हैं उसमें वो हमारी हेल्प करेगी। और वो जो हेल्पर क्लास होती है इसको SQLite ओपन हेल्पर, जो मैंने आपको क्लास का नेम बताया था, उससे हम एक्सटेंड करवा लेते हैं। ठीक है, SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं अपनी क्लास को, और उसके जो मेथड्स होते हैं उसको हम लोग ओवरराइड कर देते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है। अच्छा, मेथड जिस तरह से एक्टिविटी को हम लोग ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट करते हैं तो वो एक एक्टिविटी बन जाती है जिस तरह से, ठीक है। इसी तरह से जब हम अपनी क्लास को SQLite ओपन हेल्पर से एक्सटेंड करवा देंगे तो हमारी क्लास के अंदर भी हमारी क्लास एक हेल्पर क्लास बन जाएगी। कैसे बनेगी? उसके फिर मेथड्स होंगे, जैसे कॉल बैक मेथड्स होते हैं एक्टिविटी के अंदर, ऑन क्रिएट, ऑन अप, इसी तरह से उसके भी मेथड होंगे, ऑन क्रिएट। ठीक है, ये ऑन क्रिएट एक्टिविटी का ऑन क्रिएट एक्टिविटी को क्रिएट करता है, तो डेटाबेस का ऑन क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करेगा, ऑन अपडेट डेटाबेस को अपडेट कर देगा, ऐड करवाना है ऐड के हम लोग मेथड्स बना लेंगे। ठीक है, XYZ इस तरह से बेसिकली काम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट में। आपको पता है जब भी कोई चीज़ ऐड करनी होती है फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं कौन से फोल्डर में जाके डाटा को ऐड करना है। तो अभी तक जो ट्रेंड देखा है, तो जब जावा का कोड ऐड करना होता है जावा की डायरेक्टरी में जाते हैं, और जब लेआउट ऐड करनी होती है, कोई रिसोर्स ऐड करनी होती है, तो रिसोर्स की डायरेक्टरी में जाते हैं। अभी हमने रिसोर्स नहीं ऐड करनी, हमने क्या ऐड करना है, एक क्लास ऐड करनी है, तो वो जावा के फोल्डर में जाएंगे। जावा के फोल्डर के अंदर जो हमारे फर्स्ट फोल्डर होता है, जो हमारा पैकेज का नेम होता है, एप्लीकेशन का पैकेज नेम, सही है। तो SQLite इन क्लास डेमो मैंने एप्लीकेशन का नेम रखा था, और पैकेज नेम इसने बना दिया com.example.sqlite in class demo। ये हमारा पैकेज नेम है। देखिए इसके अंदर सारी जावा की क्लासेज अभी तक जितनी भी है, एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, वो यहाँ पे पड़ी। तो इसी के अंदर हम अपनी क्लास ऐड करेंगे। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और नेम हम रख देंगे SQLite, इसको कर दें DB हेल्पर, डेटाबेस हेल्पर। काइंड क्या है, क्लास है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इस क्लास को मैं जाके कोड में जाके इनहेरिट करूंगा, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर लिख दें कोड, वो खुद ही इनहेरिट कर देगा। तो इसकी सुपर क्लास क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे हेल्प भी कर रहा होता है SQLite ओपन हेल्पर, ये देखिए, तो ये यहाँ पर भी सजेशन आ रही होती है SQLite ओपन हेल्पर, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये इसका कोड एक्सटेंड के बाद जो लिखते हैं हम लोग वो खुद ही लिख देगा, सही है। तो पब्लिक है, मॉडिफायर्स कोई नहीं है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके, इसको मैं कर दूंगा ओके। ये क्लास बना दी DB हेल्पर के नाम से, उसको एक्सटेंड कर दिया SQLite ओपन हेल्पर से, सही है। इसकी बॉडी में आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी। अच्छा, यहाँ से भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो खैर छोड़ दें। मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, जब भी कोई ओवरराइड मेथड्स को ऐड करना होता है, शॉर्टकट की क्या होती है जी, कंट्रोल ओ बताई थी ना ओवरराइड। अच्छा, एक और शॉर्टकट की होती है, वो भी याद कर लें, वो होती है ऑल्ट इंसर्ट। आप ऑल्ट इंसर्ट जब प्रेस करते हैं तो वो आपको से पूछता है क्या जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ओवरराइड मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, या क्या करना है, डिफरेंट आपसे टास्क पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं क्लास का, और वो क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट कर रही होती है, तो आपने देखा होगा, तो पहले जो है जो बेस क्लास होती है उसका कंस्ट्रक्टर अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होता है, सही है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पर मैंने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट पास करो,
नेम स्ट्रिंग बेसिकली ये डेटाबेस का नेम होगा, उसके बाद कर्सर फैक्ट्री और उसके बाद डेटाबेस का वर्जन। तो ये फर्स्ट वाले को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ओके किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, मेरी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, और जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर था उसको क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके कॉल कर दिया। सही है। क्लास डीबी हेल्पर मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑन क्रिएट। अच्छा, ऑन क्रिएट को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। एक क्लास बनाई, क्लास को इनहेरिट कर दिया SQLite ओपन हेल्पर से, और उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। सही। अच्छा, इसके बाद दोबारा मैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करता हूँ। मैंने क्या करना है, मेथड्स इंप्लीमेंट करने। इसके दो मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट का मेथड और दो, एक ऑन क्रिएट का मेथड होता है और ऑन अपग्रेड का मेथड होता है। ये ऑन क्रिएट का मेथड, ऑन अपग्रेड का मेथड, ये दो मेथड में इंसर्ट कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर। अब देखिए एरर खत्म हो गया। ऑन क्रिएट का मेथड मैंने ऐड कर दिया, ऑन अपग्रेड का मेथड ऐड कर दिया। मकसद क्या है कि जब डेटाबेस क्रिएट हो तब क्या हो, और जब डेटाबेस अपडेट हो तब क्या हो। तो बेसिकली कोड हम खुद लिखेंगे, किस तरह से क्रिएट होगा, किस तरह से अपडेट होगा, हम लोग बताएंगे। अच्छा जी, कैसे ऐड किया अभी आपको बताया ना, ये मैंने एक शॉर्टकट की बताई है, ऑल्ट इंसर्ट। ऑल्ट इंसर्ट को प्रेस करें, कहाँ पे जाना है, कंस्ट्रक्टर ऐड करना है। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया तो ये वाला कोड आ गया। जब मैंने कंस्ट्रक्टर ऐड किया तो डीबी हेल्पर का इसने कंस्ट्रक्टर खुद से ऐड कर दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोबारा ऑल्ट इंसर्ट प्रेस किया, और उसके बाद मैं चला गया, यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वो मेथड जो कि इम्प्लीमेंट करने लाजमी है। दो मेथड्स यहाँ ओवरराइड मेथड है, ठीक है। इस तरह से इम्प्लीमेंट मेथड की विंडो थी, वहाँ से मैंने दो मेथड्स इम्प्लीमेंट कर दिए, दो मेथड्स आ गए, ठीक है। और इसको मैंने कॉल कर दिया, ये हमारा कोड आ गया। अब असल कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, ये सुपर का जो कंस्ट्रक्टर है ये 4 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, और ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है यहाँ से पास हो जाएगा। सेकंड है नेम, ये नेम बेसिकली डेटाबेस का नेम होता है, आपके डेटाबेस का नेम है। तीसरा फैक्ट्री, इसको छोड़ दें, इसको हम लोग नल कर देते हैं। चौथी चीज़ है वर्जन, ये हमारे डेटाबेस का वर्जन होता है। आप पहली दफ़ा डेटाबेस बना रहे हैं, यहाँ पे 1 कर दें। अच्छा, इसके अंदर ना ओपन ये SQLite जब यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स भी आते थे स्टार्टिंग में कि सर ये मसला आ गया, ये चीज़ें होगी। इसके अंदर मसले मसाइल आते हैं। मसले मसाइल क्या आते हैं, आपने एक इनिशियली डेटाबेस बना लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। आपने इनिशियली एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, आप FYP कर रहे थे, उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के पास गए, आपकी मीटिंग हुई, वीकली जो मीटिंग्स होती हैं, तो सुपरवाइजर ने कहा कि आपका जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये गलत है। डेफिनेटली डिफरेंट इटरेशंस में जाके चीज़ परफेक्ट होती है। या आपने खुद अपने डेटाबेस को एनालाइज किया और आपने कहा कि डेटाबेस का जो डिज़ाइन बना है वो सही नहीं बना, इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स रह गई। आपने उसके बाद डेटाबेस को चेंज किया, टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेंज किया, डेटाबेस को चेंज किया, उसके बाद दोबारा अपडेट कर दिया। अब होता क्या, मसले मसाइल आते हैं। जैसे ही आपने डेटाबेस को अपडेट किया, मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ से डाटा इंसर्ट करें, डाटा इंसर्ट ही नहीं हो रहा। आप डाटा डिलीट कर रहे हैं, डिलीट ही नहीं हो रहा। नया इंस्टेंस क्रिएट किया, कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। होता क्या है कि डेटाबेस के पास आपका पुराना वर्जन पड़ा होता है, वो पुराने वर्जन को ही यूज़ कर रहा होता है। तो उसको जब अपडेट करना होता है तो यहाँ से जाके उसके जो वर्जन की वैल्यू होती है उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले था वर्जन 1, तो इसको वर्जन 2 कर देंगे, इसी तरह से वर्जन 3 कर देंगे, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, कंप्लेन लेकर आते हैं, सर ये काम कर रहे थे, डाटा इंसर्ट कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। टेबल कोई टूल यूज़ कर रहे होते हैं टेबल को देखने के लिए, और टेबल जो है उसके अंदर बाकी सब कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, जो नया स्ट्रक्चर था डेटाबेस टेबल का, वो नया स्ट्रक्चर भी नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर अपडेट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने वर्जन नंबर चेंज नहीं किया।
तो आपका अगर पहला वर्जन नंबर 1 था तो मैनुअली इसको चेंज करते 2 करते, जैसे ही आप 2 करेंगे आप देखेंगे अभी मैजिक हो गया। 1 हफ्ते से मैं लगा हुआ था, काम नहीं हो रहा था, जैसे ही ये वैल्यू अपडेट की और स्ट्रक्चर अपडेट होना शुरू हो गया, डाटा हमारा इंसर्ट होना शुरू हो गया। तो रीज़न ये होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको वो चेंज ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, कैसे पता लगेगा जी, ये स्टूडेंट पूछ रही है कि कैसे पता लगेगा कि लास्ट कौन सा वर्जन चल रहा था। तो लास्ट जो वर्जन चल रहा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी ना, यहाँ से कोई वैल्यू पास करवाई होगी। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया डाटाबेस बनाया, यहाँ से मैंने 1 पास करवा दिया, सही है, 1 पास करवाया और डाटाबेस बन गया। अब मैं डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा, डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो रहा है, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, जिसको हम लोग DDL कहते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा, सही है, उस टाइम पे वर्जन चेंज करते। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले 1 था, तो मैंने अभी कोई वैल्यू पास नहीं करवाई, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले वर्जन 1 था तो आप इसको 2 कर दें। 2 पे थे, कोई नई अपडेट की तो 2 के बाद इसको 3 कर दें। ठीक है, और ये हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि 2-3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, पूरा हफ्ता ज़ाया हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, नेट पे कहीं हेल्प देखी या यहाँ से जाके वर्जन नंबर अपडेट किया तो जो काम था वो सही हो गया। अच्छा, अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। ये डेटाबेस नेम यहाँ पे हम लोग रख देते हैं student.db, और ये फैक्ट्री को नल कर दो और डेटाबेस का जो वर्जन है इसको बंद कर दो। जैसे ये डेटाबेस हेल्पर की कोई क्लास बनाएगा, डेटाबेस हेल्पर की कोई भी क्लास बनाएगा, किसी और क्लास के अंदर बनाएगा, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और इसका वर्जन बन जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने, एक डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनाई, DB हेल्पर नाम रख लें, ABC रख लें, XYZ लिख को कोई भी नाम रख लें, एक नई क्लास ऐड की प्रोजेक्ट के अंदर, और क्लास कहाँ पे ऐड होती है, हमेशा जावा की डायरेक्टरी के अंदर, जो पैकेज नेम होता है उसके अंदर जाके हम लोग ऐड करते हैं। डेफिनेटली उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो जावा की डायरेक्टरी के अंदर जाके हम लोग जावा का कोड ऐड करते हैं, एक नई क्लास ऐड की और उसको एक्सटेंड करवा दिया SQLite ओपन हेल्पर से। फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप, अब ये जो नई क्लास बनाई है इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया और 2 मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन देंगे मतलब हमने यहाँ पे इसको जो ओवरराइड का कोड होता है वो यहाँ पे लिख दिया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरिया, इसकी बॉडी अभी तक एम्प्टी है। 2 मेथड्स ओवरराइड मेथड ऐड कर दिए, ऑन क्रिएट ऑन अपडेट, सही है। जब ये क्लास क्रिएट हो तब क्या हो, जब अपडेट हो तब क्या हो, बेसिकली डेटाबेस। अब क्या करेंगे, एक मेथड होता है गेट राइटेबल डेटाबेस, गेट रीटेबल डेटाबेस। ठीक है, एक मेथड होता है, आप देखेंगे गेट, देखें रीडेबल डेटाबेस, राइटेबल डेटाबेस। सो रीडेबल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डाटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, और अगर राइटेबल वाला मेथड कॉल करेंगे तो डाटा को आप राइट भी कर सकते हैं, तो राइटेबल डेटाबेस, सही है। गेट राइटेबल डेटाबेस रिटर्न क्या करता है ये मुझे भी नहीं पता, ये रिटर्न करता है SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, SQLite डेटाबेस और DB इंस्टेंस इज इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस मेथड कॉल करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये 2 मेथड्स हम ऐड कर चुके थे, ऑन क्रिएट का, ऑन अपग्रेड का। अब इसके कोड की तरफ आते हैं। ऑन क्रिएट में क्या हो और ऑन अपग्रेड में क्या हो, सही है। ऑन क्रिएट में हम कहते हैं कि जब ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो तो ये जो यहाँ से एक आर्गुमेंट, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है SQLite डेटाबेस, SQLite डेटाबेस का जो
यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है SQLite डेटाबेस डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है एग्जीक्यूट SQL को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्यूरी पास कर देंगे, SQL की क्यूरी पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट कर दो, क्रिएट टेबल, सॉरी, जब डेटाबेस तो यहाँ पे बन जाएगा, जब ये कंस्ट्रक्टर रन होगा यहाँ पे डेटाबेस बन जाएगा, उसका नाम होगा स्टूडेंट DB। अब हमने टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप टेबल बना देंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद आईडी इस तरह से डिफाइन करें, ठीक है। आपको SQL की क्यूरीज तो आती होगी ना। क्रिएट टेबल, ये सिंटैक्स होता है, उसके बाद ये टेबल का नेम स्टूडेंट है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगा दी, पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली स्टूडेंट के जो कॉलम नेम्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम नेम ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक नेम रखा हुआ है और एक इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। एक प्राइमरी के ले लेते हैं, तो बहुत लेट आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आईडी, और इसके बाद इसकी डाटा टाइप आती है, कॉलम नेम आता है, कॉलम नेम के बाद डाटा टाइप आती है, और डाटा टाइप पूरी लिखते हैं इंटीजर। आईडी कॉलम नेम है, इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, और कोई और इसकी प्रॉपर्टी है वो बता देते हैं, प्राइमरी की मैं बता देता हूँ, सॉरी, तो ये प्राइमरी की है और बीच में स्पेस होगी, ठीक है। हमने बता दिया कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं कि हमें खुद से जो है, हमें खुद से ऐड नहीं करनी पड़े, बल्कि खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट करता रहे 1 2 3 4 XYZ, जैसे नॉर्मली होते हैं डेटाबेस में। टेबल क्रिएट हो गया, एक आईडी डिफाइन कर दी, टेबल का नेम बता दिया, आईडी बता दी, आईडी प्राइमरी की है, तो ये बैकएंड पे ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, खुद ही मैनेज हो रही होगी। दूसरा नेम, दूसरा कॉलम नेम हम कर देते हैं नेम, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग नहीं होती डेटाबेस के अंदर, टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, हाँ जी, टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा, और तीसरी चीज़ थी एज, एज डिफाइन कर दी, ये भी इंटीजर है, सही। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, एज इंटीजर होगी, नेम टेक्स्ट हो गया, और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। आईडी, एक टेबल बनाया स्टूडेंट का जिसके अंदर 3 कॉलम, अच्छा डायनामिकली बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, एज सच कोई टूल नहीं है, टूल्स भी होते हैं इसको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप इस तरह से इसको काम करें। क्रिएट टेबल, और ये स्टूडेंट टेबल नेम आ गया, आईडी आ गई, और उसके बाद नेम आ गया, और उसके बाद एज आ गई। तो ये टेबल क्रिएट करने का कोड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये डेफिनेटली आप और टेबल भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से लेके चलते हैं। और उसके बाद क्या हो, जब डेटाबेस को अपग्रेड करें, ऑन अपग्रेड, और ऑन अपग्रेड का मतलब यहाँ पे वो कोड आएगा कि जब डेटाबेस को अपग्रेड करना हो तब क्या हो। जब डेटाबेस को अपग्रेड करे तो यहाँ पे दोबारा SQLite डेटाबेस, ये जो आर्गुमेंट पास हो रहा है SQLite डेटाबेस डॉट, यही होगा exec_SQL, यानी कि एग्जीक्यूट कर दे। अच्छा, ऑन अपग्रेड, ऑन अपग्रेड का मतलब क्या है कि जब डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हो, डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हो, जब डेटाबेस क्रिएट हो, क्रिएट होने के बाद ये टेबल भी बन जाए, साथ डेटाबेस क्रिएट हो साथ टेबल भी बन जाए। जब डेटाबेस अपग्रेड हो, ठीक है, तो पहले चेक करेगा कि क्या वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट कर देंगे। तो डेटाबेस क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, ऑन क्रिएट का मेथड जब कॉल होगा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस तो क्रिएट हो चुका होगा, इसका टेबल क्रिएट हो जाएगा। जब अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड के अंदर क्या होना चाहिए, डेटाबेस ड्रॉप हो जाए, ठीक है। इसका हम कोड इस तरह से लिखते हैं, अगर आपने SQL पे पहले काम किया हुआ है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स पे काम किया हुआ है, अब तो खैर काफ़ी पुराना काम हो गया,
लेकिन अगर आपने डेटाबेस के ऊपर काम किया हुआ इस टाइप का कोड लिखा तो आपको पता होगा ये क्यूरीज हम कन्वेंशनली लिख रहे होते हैं। डेटाबेस को अपडेट करना है तो चेक करें कि अगर डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको ड्रॉप कर दो। अच्छा, ड्रॉप का मतलब ये होता है कि डेटाबेस को खत्म कर देना। डेटाबेस नहीं, सॉरी, टेबल, जिस टेबल को या डेटाबेस को के ऊपर आप क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं उसको ड्रॉप कर दो। सही है। तो अगर मैं टेबल के ऊपर, आप ड्रॉप की क्यूरी टेबल के ऊपर लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक तो चीज़ होती है टेबल का डाटा डिलीट करना, उसके लिए डिलीट की क्यूरी होती है। तो डिलीट की क्यूरी से टेबल का डाटा डिलीट होता है, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी रहता है। लेकिन जब ड्रॉप की क्यूरी आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ड्रॉप की क्यूरी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको खत्म कर देती है। तो जब डेटाबेस अपग्रेड हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल, जितने भी टेबल्स होंगे XYZ, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल को ड्रॉप कर दे। कब करे, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट, वर्ब होता है TS, इफ एग्जिस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, ये हो गया। तो ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं, और सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। तो खैर सिंटैक्स के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक लगता नहीं थी। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है पहले से तो उसको ड्रॉप कर दे। अच्छा, जब ड्रॉप हो गया अब दोबारा क्रिएट होना है तो ऑन क्रिएट का मेथड इसी के अंदर कॉल कर दो। और ये क्या लेता है, SQLite का ऑब्जेक्ट लेता है, SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लेता है, इसको यहाँ से पास कर। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अच्छा सही है, ड्रॉप टेबल, और मेरे ख्याल जब इफ एग्जिस्ट लगाते हैं तो फिर टेबल, टेबल का नेम हम लोग 2 दफ़ा रिपीट करें ना, यही मिस्टेक होगी। सही है, टेबल का नेम हम लोग 2 दफ़ा रिपीट करें। यहाँ पे ये विंडो को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल, हाँ अब ठीक हो गया, सही है। ड्रॉप टेबल के बाद टेबल नेम नहीं आना था, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट, अब सही है। ड्रॉप टेबल, ये मैंने यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब डेटाबेस अपडेट होगा तो ये जो टेबल पहले से एग्जिस्ट करता होगा ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब एक मेथड बना लेते हैं अपने लिए, इंसर्ट रो का मेथड बना लेते हैं। एक रो को हमने इंसर्ट करना है, उसका यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड इंसर्ट रो, और पब्लिक वॉइड इंसर्ट रो। और यहाँ पे जब रो इंसर्ट करेंगे दो चीज़ें हम लोग बेसिकली टेबल के अंदर डिफाइन की हुई हैं। एक क्या है, एक नेम है और दूसरी एज है। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम यूज़र से ले लें, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंटीजर एज, दो चीज़ें ले और इसको जाके डेटाबेस में इंसर्ट करें। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम लोग, गेट राइट टेबल डेटाबेस, इसको यहाँ पे जो है ना Ctrl+C, और क्लास के अंदर ये इसके ऊपर बना देते हैं, और यहाँ पे DB इंस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्कोप ज़्यादा हो गया, अब हम बार बार इसको बनाना नहीं पड़ेगा। एक्सेस कैन बी प्राइवेट, इसको हम लोग प्राइवेट कर देते हैं।
ठीक है, DB इंस्टेंस। अब यहाँ पे जब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, DB इंस्टेंस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस बन चुका होगा, सही है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कंटेंट वैल्यूज़ एक मेथड होता है, कौन सा कंटेंट हमने ऐड करना है, कंटेंट वैल्यूज़ CV इज इक्वल टू न्यू, और ये कंटेंट वैल्यूज़ से CV डॉट पुट, कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है ये हम लोग बता देंगे, कॉलम नेम बता देंगे, उसकी वैल्यू बता देंगे। ठीक है, कॉलम नेम क्या था हमारा, कॉलम नेम था नेम एन कैपिटल, और वेरिएबल जो नेम यहाँ से पास हो। उसके बाद CV डॉट पुट, क्या डाटा पुट करना है, एज कॉमा जो एज यहाँ से पास हो, सॉरी ये CV, ठीक है। तो जो भी डाटा यहाँ से पास हो उसको कंटेंट बनाए, और DB डॉट इंसर्ट का मेथड होता है, यानी कि डेटाबेस का जो इंस्टेंस होता है डॉट इंसर्ट, हमारे डेटाबेस का इंस्टेंस ये है DB इंस्टेंस, तो DB इंस्टेंस डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट कर दो, अच्छा इसका ना टेबल का नेम, 2-3 कॉल बैक मेथड है इसका, टेबल का नेम दे दो और वैल्यू दे दो, ये दूसरी चीज़ क्या नल कॉलम है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो टेबल का नेम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नेम है, कॉमा सेकंड नल कर दिया, ये जो नल कॉलम है कि इसको हमने नल कर दिया, और तीसरी चीज़ है वैल्यूज़, कंटेंट वैल्यूज़, उसको CV चाहिए, ये CV हमने पास कर, सही है। कंटेंट बनाया, कंटेंट को हमने इंसर्ट के अंदर से पास करवा दिया, तो ये डेटा जाके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, सही। अच्छा, अगर ये डाटा इंसर्ट हो जाता है ना, तो ये जो इंसर्ट का मेथड होता है ना, ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल दो देख लेते हैं क्या रिटर्न करता है, कि लॉन्ग रिटर्न कर रहे हैं, अब आ रहे हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन फेच कर रहे हैं। हम्म, हाँ लॉन्ग की वैल्यू रिटर्न करता है। खैर अभी हम लोग चेक नहीं कर रहे, कुछ इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ये तो काम हो गया, मेन मेथड बन गया। ऑन क्लिक में जाएंगे, यहाँ पे एक क्लिक लिस्नर लगाएंगे, बटन पे गए, बटन सेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, सही है। तो यहाँ पे जो हमारी क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हमारी क्लास थी DB हेल्पर और डेटाबेस का नेम रख दिया हेल्पर, सही है। हेल्पर इज इक्वल टू न्यू DB हेल्पर, अच्छा ये क्या करते हैं, DB हेल्पर पे यहाँ पे ये जो इतने सारे आर्गूमेंट्स ले रहे हैं, ये DB हेल्पर का जो कंस्ट्रक्टर है बहुत सारे आर्गूमेंट्स ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग,
शिफ्ट एंड, और ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इससे मैं पास करवा दूँ, क्या कह रही है डेटाबेस। अच्छा, दैट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करवा दिया, और हेल्पर डॉट इंसर्ट डॉट, और यहाँ पे इंसर्ट रो इंसर्ट करनी है। तो रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं है ना, अभी टाइम ही बड़ा शॉर्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज पास करवा देता हूँ, ये एडिट टेक्स्ट डॉट। अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप की कंडीशन लगानी ज़्यादा बेहतर है। इफ एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट, लेंथ का कौन सा मेथड लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था? लेंथ नहीं, इज एम्प्टी, आई थिंक इज एम्प्टी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। सही है, अगर एम्प्टी है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो। और लगा लेते हैं, यहाँ पे एक ही लाइन में चेक कर लेते हैं। और ये पूरा कोड, ये पूरा कोड अच्छा, एडिट टेक्स्ट नेम, दूसरा क्या है, एडिट टेक्स्ट पेज, एडिट टेक्स्ट पेज। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी हो तो रिटर्न कर जाए, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए। तो अदरवाइज क्या कर ले, string स्ट्रिंग और नेम। अच्छा, यहाँ पे ना एस कैपिटल होता है, सी शार्प के अंदर स्मॉल भी चल जाता है। स्ट्रिंग और नेम इज इक्वल टू, ये जो, इसको पूरा कॉपी कर लो। तो यहाँ पे भी जो ना ट्रिम का मेथड लाजमी कॉल करो, डॉट टू स्ट्रिंग के बाद डॉट ट्रिम, ट्रिम के बाद इज एम्प्टी करें, इज एम्प्टी को चेक करें। फिर ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग में जो स्पेसिस होती है ना उसको रिमूव कर देता है। तो डेटाबेस के अंदर जब डाटा जा रहा होता है तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि ऐसी एम्प्टी स्पेसिस ना जा रही। डॉट स्ट्रिंग इज एम्प्टी, सही है। तो नेम इज इक्वल टू डॉट ट्रिम का मेथड कॉल कर दो, और स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर एज इज इक्वल टू डॉट एस टेक्स्ट। एडिट एज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट सही, इसको इंटीजर में पार्स कर दो, और उसके बाद इस डाटा को जाके इंसर्ट कर दो, नेम कॉमा एज। सही है, ये हेल्पर के अंदर जो इंसर्ट रो का मेथड था ये हमने कॉल कर,
ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही रन होता है मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये एमुलेटर की स्क्रीन आ गई। तो ये गलती से मेरे से टेक्स्ट पहले से एंटर हो गया हुआ है, तो इसको मैं जो है ना डिलीट कर देते हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोग काम कर रहे थे SQLite का डेमो, और हमने जो है कोड कर लिया था, टेस्टिंग की तरफ आ रहे थे हम लोग, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये एक दो मिस्टेक ये की थी कि यहाँ पर जो लेआउट फाइल है, मेन लेआउट फाइल थी, यहाँ पे टेक्स्ट हमने एंटर कर दिया था, तो यहाँ टेक्स्ट की जगह पर हिंट होना चाहिए था, तो आउटपुट करने में भी मसले मसाइल हो रहे थे। तो इसको जो है हम कर देते हैं हिंट। हिंट इज इक्वल टू एंटर नेम, एंटर योर नेम। इसी तरह से ये सेकंड वाला एडिट टेक्स्ट है, इसका भी टेक्स्ट चेंज करके हम लोग कर देते हैं हिंट। हिंट इज इक्वल टू एंटर एज, एज कर दिया। अच्छा, और ये बटन, अच्छा थोड़ा सा UI को भी एक्सटेंड करेंगे, राउंडेड बटन कैसे बनाते हैं ये देख लेंगे। और एक और चीज़ होती है, जब अच्छी UI डिज़ाइन करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो एडिट टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट की फील्ड हो, वहाँ पर स्टार्टिंग में आइकॉन बना हुआ आ रहा होता है, बजाय इसके कि एंटर योर नेम लिखें तो इससे रिलेटेड आइकॉन होगा, एज की जगह एज से रिलेटेड। से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ आइकॉन भी हम लोग इसके अंदर जो है प्लेस कर सकते हैं, ये देखेंगे। एक तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं टेस्ट करूँगा, एप्लीकेशन को टेस्ट करूँगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस बना है या नहीं बना है, तो फिर फाइल कहाँ पे जाके स्टोर हुई है। अच्छा, फाइल स्टोर हो गई, वो यहाँ पे हम लोग ओपन नहीं कर पाते इसको SQLite के अंदर, उसको किस तरह से ओपन करते हैं, कैसे देख सकते हैं डेटाबेस की फाइल को, वो देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको एक टूल बताऊँगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ख़ास तौर पे अगर आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, SQLite को यूज़ करते हो। और जगह पर भी यूज़ होता है, नेटवर्किंग वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यूज़ होता है, उसको देखेंगे। तो ये काम जो है आज हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको रन करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने बना लिया था। अच्छा, ये लेआउट बिट्स जो है इसकी रैप कंटेंट की भी, इसको मैं कर देता हूँ मैच फिल, और इसी तरह से एडिट टेक्स्ट से भी मैच पेरेंट हो गया, इसके बाकी सेटिंग। इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, डेटा जाके स्टोर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, किया क्या था इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने एक तो हेल्पर क्लास बनाई थी, ये तो हमारी मेन क्लास है ना। एक हमने डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनाई, यहाँ ऐप के अंदर जाके ऐप के फोल्डर में गए, और यहाँ पे हम लोग जावा के फोल्डर में गए, और जावा के फोल्डर के अंदर form.example.sqlite क्लास डेमो, हमारा जो पैकेज नेम होता है, पैकेज नेम पे गए, और यहाँ पे देखें क्लास ऐड की थी हमने, राइट क्लिक करके ना इसके ऊपर राइट क्लिक और न्यू, और यहाँ पे जाके हमने जावा की क्लास ऐड की, और क्लास का नाम रख दिया था SQLite, सॉरी DB हेल्पर के नाम से क्लास थी। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, क्लास ओपन होगी। इस क्लास को क्या किया था हमने, SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से एक्सटेंड कर दिया था, ताकि इसके जो कॉल बैक मेथड्स हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके दो कॉल बैक मेथड्स की हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दी थी, एक ऑन क्रिएट, एक ऑन अपडेट। जब डेटाबेस यहाँ पे ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो तब क्या हो, और ऑन अपग्रेड का मेथड कॉल हो तब क्या हो। तो बेसिकली ऑन क्रिएट को हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, और ऑन अपग्रेड को हम लोग डेटाबेस को अपग्रेड कर देते हैं। सही है, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि पुरानी चीज़ को रिमूव कर दो और नई चीज़ को दोबारा से ऐड कर दो। और एक मेथड बनाया था इंसर्ट रॉ का। इंसर्ट रॉ क्या करती है, दो आर्गुमेंट लेती है, नेम और एज,
और दोनों को जाके डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करती है? कंटेंट वैल्यूज़ एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, कॉलम का नेम भी पुट कर देते हैं और उसकी वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल को हम लोग पास करवा देते हैं। इसी तरह से फर्स्ट नेम जो था वो नेम था, जो फर्स्ट कॉलम नेम था वो नेम था और सेकंड कॉलम नेम एज था। तो हमने एज पास करवा दिया कॉलम नेम और सेकंड ये जो एज वेरिएबल लिखा हुआ है, जो भी यूज़र यहाँ से वेरिएबल या वैल्यू पास करेगा वो यहाँ पे पास हो जाएगी, एज के अगेंस्ट में वो वैल्यू पास हो जाएगी। और डेटाबेस का इंस्टेंस डॉट इंसर्ट का मेथड कॉल कर देते हैं, टेबल का नेम बता देते हैं और कंटेंट वैल्यूज़ को हम लोग पास कर देते हैं। सही है। तो जब कंटेंट वैल्यूज़ को पास करते हैं तो वो जाके हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो पहला काम हम लोग अपनी क्लास को एक्सटेंड करते हैं SQLite ओपन हेल्पर से, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि दूसरा काम ये करते हैं कि हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, जो अपनी क्लास बनाई होती है उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके बाद दो कॉल बैक मेथड्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट क्या करते हैं? बेसिकली SQL की क्यूरी उसके अंदर हम लोग रन कर देते हैं। ऑन क्रिएट के अंदर डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट करने की क्यूरी रन कर देते हैं और ऑन अपग्रेड के अंदर हम लोग ये लॉजिक लिखते हैं कि अगर वो टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो। डिलीट का वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ड्रॉप का मतलब होता है कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो ही रिमूव हो जाए, जबकि डिलीट के अंदर डेटाबेस का स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता बल्कि सिर्फ कंटेंट्स या जो डाटा होता है वो रिमूव होता है। सही। उसके बाद ऑन क्रिएट का जो कॉल बैक मेथड होता है उसको दोबारा कॉल कर देते हैं ताकि डेटाबेस दोबारा से क्रिएट हो जाए या टेबल्स जो भी थे वो दोबारा से क्रिएट हो जाए। सही। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया था। मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक मिनट। न्यू शेयर, ये हमारी स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक, यहाँ पे एंटर यूर नेम और नेम कर देते हैं आकिब और एज कर देते हैं 21 और यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई मैसेज तो प्रिंट नहीं करवा रहे। ठीक, अच्छा ये कोड पर आगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर आगे हम लोग, और यहाँ पर देखें राइट साइड पे नीचे डाउन पे कॉर्नर पे आ रहा होगा डिवाइस एंड फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो ये हमारा बेसिकली जो डिवाइस होती है, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होता है फाइल एक्सप्लोरर, ऐसे ही एमुलेटर का फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जाएंगे डाटा के फोल्डर में, डाटा के फोल्डर के अंदर दोबारा डाटा का फोल्डर, और इसके अंदर देखें ये बहुत सारी फाइल्स हैं, डायरेक्टरी नज़र आ रही हैं और ये डायरेक्टरीज हमारे जो पैकेज नेम्स होते हैं उससे भी बहुत सारी डायरेक्टरी। तो हमारा जो पैकेज नेम है आज जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है SQLite इन क्लास डेमो था। ठीक है, com.example.sqlite इन क्लास डेमो सर्च कर लेते हैं। SQLite इन क्लास डेमो। सही है। SQLite इन क्लास डेमो में, और
इसके बाद डेटाबेसेस में है और डेटाबेसेस के अंदर student.db, सही है, ये हमारा डेटाबेस है। अच्छा, अब डेटाबेस को आप यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं ओपन करना चाहूँगा। देखना एक अजीब सी आपको ये अजीब से यहाँ पे फॉन्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको रीड नहीं कर सकते, ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है। फाइल ये है तो फाइल ही, लेकिन ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं है ये। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको ओपन करना है तो ओपन कैसे करें डेटाबेस को, अगर देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। उस टूल का नेम है, एक मिनट, मैं टूल का नेम यहाँ पे ना स्लाइड बना के लिख देता हूँ, SQLite स्टूडियो। SQLite स्टूडियो पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले न्यू शेयर और ये मैं इस पे आ गया। अब क्या करना है, इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ, सही है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट DB पे गए, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद सेव एज करूँगा और सेव एज करने के बाद इसको मैं जाके स्टोर कर दूंगा अपने डेस्कटॉप में, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये डेस्कटॉप डायरेक्टरी सेलेक्ट की और ओके कर दी, ठीक है। तो अब पता नहीं ये ऊपर वाला पॉपअप शो होगा कि नहीं। बहरहाल इस पे राइट क्लिक करेंगे, डेटाबेस आपने फाइंड कर लिया, राइट क्लिक करेंगे और सेव एज का ऑप्शन शो होगा। तो सेव एज के ऑप्शन के ऊपर जाके आप पाथ देंगे और पाथ देके जैसे नॉर्मल फाइल्स को सेव करते हैं इसी तरह से आप सेव कर देंगे। तो ये student.db की जो फाइल है, जो डेटाबेस फाइल है, ये मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे जाके स्टोर होगी, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप का पा दिया था तो डेस्कटॉप पे जाके स्टोर होगी, सही है। अब मेरे पास एक टूल इंस्टॉल है जिसका नेम है SQLite स्टूडियो, सही है। अब SQLite स्टूडियो में रन करता हूँ। ये SQLite स्टूडियो का इंटरफेस है। SQLite स्टूडियो मैंने इंस्टॉल किया है और एडिटर 5 है, ये देखें इसका इंटरफेस है, ठीक है। मे बी आपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर काम किया हो, वो तो खैर बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उसके अंदर। ये SQLite का बेसिकली एडिटर समझ लें आप इसको। एक नहीं है, और भी एडिटर आते हैं। आप वेब ब्राउज़र के अंदर प्लगइन्स आते हैं, उसको इंस्टॉल करके भी आप डाटा देख सकते हैं, सही है। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये डेटाबेस का ऊपर टैब आ रहा है, स्ट्रक्चर का टैब आ रहा है, व्यू का टैब आ रहा है, टूल्स और हेल्प। डेटाबेस में जाएं और यहाँ पे ऐड अ डेटाबेस, एक डेटाबेस ऐड करना है। जब डेटाबेस कहाँ से ऐड करना है, ये मेरे डेस्कटॉप पे मैंने फाइल स्टोर की हुई है, वहाँ से मैं ऐड कर दूँगा। ऐड के बटन पे मैंने क्लिक किया और देखिए मे बी ये पॉपअप आपको पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं, ये वाला पॉपअप में भी ना हो रहा। देखें ये विंडो ओपन हुई, मेन जो विंडो थी SQL स्टूडियो की, SQLite स्टूडियो की। और उसके बाद ये डेटाबेस में गए और यहाँ पे ऐड डेटाबेस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐड डेटाबेस पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डेटाबेस को ऐड करूँगा। तो डेटाबेस डाटा हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था और उसका नाम था student.db। ये देखिए, ये स्टूडेंट, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने टेस्ट कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे टिक बना हुआ आ गया, इसका मतलब ओके है। इसको फिर ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे ये नोड शो होगी स्टूडेंट के नेम से, ठीक है। स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, इस नोड को एक्सपेंड किया, इसके अंदर टेबल्स की नोड है और टेबल की नोड को एक्सपेंड करेंगे तो अंदर एक एंड्रॉयड अंडरस्कोर मेटा डेटा, ये इसने मेटा डेटा रखा मैंने, डेटा अबाउट डाटा, डेटा की इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ये स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का टेबल। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, देखें ये टेबल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब है कि कॉलम नेम्स हैं, कौन कौन से कॉलम नेम्स डिफाइन किए हुए हैं, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सी फॉरेन की है, ठीक है। जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो सब कुछ है, यानी कि कॉलम नेम्स और उसके कंस्ट्रेंट्स, ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर है।
अब मैं स्टेबल का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर होता है डाटा का टैब होता है, आप डाटा के टैब में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सारा डाटा आ गया। सही है। बिलाल स्टोर हुआ था, बिलाल 19 AAA1। अच्छा, कुछ डाटा आई थिंक शो नहीं कर रहा, वो फिर बाद में उस पर आते हैं क्या हो रहा है, वो मजीद टेस्टिंग पे भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप खुद से भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे नेम कर दें मैकबुक और एज कर दें 16। सही है। अच्छा, इसकी ये जो आईडी दी तो ऑटो इंक्रीमेंट दी थी ना, 3 कर दूंगा मैं। यहाँ पे पता नहीं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किया कि नहीं, देयर आर अनकमिटेड डाटा चेंजेस, इसको ना रिमूव कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे टिक पे क्लिक करूंगा, ये देखें एरर वाइल कमिटिंग न्यू रॉ, डेटा टाइप मिसमैच, डेटा टाइप मिसमैच, स्पेस तो नहीं ऐड होगी बीच में। ठीक है, बैड हो गया। सही है। यहाँ पे मैनुअली भी आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और रिफ्रेश कर सकते हैं।